So dear students, we are going to give almost the last lecture of single degree of freedom system. And I hope you are seeing my lectures and learning a bit about this theory of machines. So we call it theory of machines as well because this deals with the machines. This subject deals with the machines, the vibrations that are associated with the machines, and how we avoid them, how we make them, how we lessen the effect of these vibrations. तो अब तक हमने जो पढ़ा तो उसी के बारे में अब हम देख रहे हैं कि so we are going to study here response of a damper system or a rotating unbalance. तो अब ये unbalance क्या होता है, rotating unbalance? तो मैं आपको इसकी मैकेनिक्स पढ़ा देता हूँ आज so that कि you understand कि कभी अगर आपके पास एक मशीन होगी, for example a turbine of power generating machine or the wheels of a vehicle or a shaft. See, these are all rotating components of any machine. अगर इनको हम डिजाइन करेंगे ना बैडली, इफ यू डिजाइन देम सच अ वे कि एक तरफ से थोड़ा बहुत मास का इम्बैलेंस आ जाए, सी देयर विल बी वाइब्रेशन, उसी का इफेक्ट हम पड़ेंगे. अगर आपने भी देखा होगा कभी जो गाड़ी होती है ना, उसका जो व्हील होता है, मतलब जो व्हील जिस पे वो चलती है, अगर वो व्हील जो रोटेट होता रहता है, अगर उस व्हील में कभी थोड़ा सा ट्यूब, जो आउटर ट्यूब है, इनर नहीं, थोड़ा सा ट्यूब मतलब कट जाए, कहीं पे थोड़ा सा भी कट जाए तो बाहर निकलता है ना थोड़ा वो, तो वहां पे क्रिएट क्या हो जाती है, अनबैलेंस और इम्बैलेंस. तो वो उस अनबैलेंस की वजह से अगर आपने कभी देखा है कि कभी व्हील में जो अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिथीन या कोई भी या पत्थर ही like a stone stuck in the wheel, that creates an additional mass in the wheel, because of which और उस छोटे से मास से ही फिर बहुत ज्यादा अनबैलेंस होता है उसमें. कभी देखा है ट्रक में, अगर जो गाड़ी होती है, ट्रक होती है ना बड़ी गाड़ी, उसका जो व्हील होता है, अगर उसका कभी थोड़ा बहुत भी फटा होगा ना और वो गाड़ी चलती होगी, तो उसकी जो गाड़ी में मतलब जो वाइब्रेशन उसकी वजह से जो उसमें इनबैलेंस होता है ना, अनबैलेंस, उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं ना वो पूरे व्हीकल में फैलते हो जाते हैं. What I am trying to tell you that there is a certain unbalance in a rotating machine, a small unbalance that will lead to heavy vibrations in the machine, and we will see why and how. We will also try to model those vibrations. So in that case, we will try to model that system on our own lines. ठीक है ना, हम खुद से एक machine बना लेंगे जिसमें हम एक rotating unbalance देंगे, and then we will see how that affects the system, how vibrations are transmitted. मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको व्हील की. इसी तरह अगर आपका शाफ्ट होगा ना, किसी गाड़ी में अगर शाफ्ट होगा और वो शाफ्ट अगर कहीं पे भी थोड़ा सा बेंट हुआ होगा कहीं पे भी, उसकी वजह से उसमें अनबैलेंस हो जाता है. बेसिकली अनबैलेंस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो आई विल टेल दिस लेटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे आता है इसमें, बट in this case we will have an example of a wheel of a vehicle जिसमें हमें कहीं पे जो आउटर ट्यूब है उसमें थोड़ा सा कट जाता है और उसमें स्टोन या पॉलिथीन फंस जाता है. बिकॉज ऑफ दैट जब वो चलता है ना, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दिस. मैंने देखा है एक्चुअली, आई हैव सीन दिस. जो पुरानी किसी की गाड़ी होगी ना, खटारा गाड़ी पुरानी, अगर उसमें व्हील्स में भी अनबैलेंस होगा तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है स्मॉल अनबैलेंस की वजह से. तो इसी तरह अगर आपके पास टरबाइन है, उसमें अगर एक स्मॉल मतलब डस्ट पार्टिकल भी आ जाएगा ना, नॉट डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, क्योंकि वो उसकी वाइब्रेशन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रोटेट होने की वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से अनबैलेंस हो जाता है, एंड देन द सिस्टम वाइब्रेट्स. These vibrations should be curtailed, है ना. What is the reason of studying this unbalance? Basically, if we have unbalance in any system, we will try to balance that. ठीक है ना. Actually, इस पे हमने एक्सपेरिमेंट करना था. If we were at the university, which we are not, तो वो नहीं कर सकते. Let's see what we can do. अब मैं क्या करूँगा, तो हम इसको मॉडल करेंगे एक अनबैलेंस्ड सिस्टम को जिसमें रोटेटिंग अनबैलेंस है, उसको मॉडल करेंगे. तो सो हाउ कैन वी डू दिस?
तो विल मेक ए फिगर वन। ये यहाँ पे मैंने एक फिगर बना ली है। तो इस फिगर में आप देख लो, एक स्प्रिंग है एंड देन देयर इज डैशपॉट और अ डैम्पर। तो हम डैम्पर कहते हैं ना सी को, और के होगा स्प्रिंग। तो देयर इज आल्सो दिस मास एम। ये मशीन होगी, मान लो ये मशीन है हमारी, है ना, मशीन का एक कंपोनेंट है दिस मास एम। तो इसमें हमारे पास एक रिजिड रॉड है यहाँ पे, जो जिसको मैंने ई दिखाया ना, ई लेंथ ऑफ ई, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये यहाँ पे पिंड है ना, पिन जॉइंट से यहाँ पे पिंड है इस इधर जो यहाँ पे मैंने पॉइंट। तो ये जो दोनों मासेस है, ये स्मॉल मासेस, तो दीज आर स्मॉल बॉल्स, है ना, छोटी सी बॉल्स है जो अटैच की हमने रिजिड रॉड से, एंड दे हैव मास ऑफ m/2 ईच। इसका भी मान लो 5 kg है, इसका भी 5 kg, एंड दे आर रोटेटिंग। ये देखो, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है एंड दिस रोटेट क्लॉकवाइज। We have made a system in which there is a small mass m/2, two small masses of m/2, and they are rotating with a angular speed of omega. इनकी स्पीड है एंगुलर स्पीड ओमेगा। एंगुलर स्पीड होगी डी थीटा बाई डी टी, है ना। इस केस में एंगुलर स्पीड है, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज ओमेगा, है ना। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई टी। तो अब जब ये रोटेट होते हैं, दिस वन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज एंटी क्लॉक। तो वी विल सी, जब ये रोटेट होते हैं, वेदर देयर विल बी वाइब्रेशन इन दिस सिस्टम। सिस्टम क्या है हमारा? जो ये एम है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ अ मशीन। जो एम है ना, कंपोनेंट ऑफ ए मशीन। तो उसको हमने स्प्रिंग और डैशबोर्ड से कनेक्ट किया हुआ। सी बेसिकली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक मशीन कंपोनेंट है उसको हमेशा से स्प्रिंग एलिमेंट कहीं पे भी हो और एक डैशपॉट हो। सी एवरी कंपोनेंट ऑफ अ मशीन विल हैव सम inherent stiffness K and inherent damping C. This is the most important thing that you have to understand. जो भी मशीन कंपोनेंट होगा ना, सपोज आपके पास व्हील है, गाड़ी है, गाड़ी सॉरी। अब जब गाड़ी में हम चलते हैं, अगर रोड थोड़ा बहुत भी रफ होगा, we feel those vibrations. Why do we feel? तो फिर हम स्प्रिंग्स लगाते हैं, स्प्रिंग्स और dampers. We introduce them to reduce the effect of those vibrations. But still, some of the vibrations are transmitted to the component. So this is because there is some inherent stiffness associated with every component, and there is some damping associated with every component. This damping may be viscous or Coulomb damping. But here in this case, obviously, we have modeled it as a Coulomb damped system. स्प्रिंग मान लो स्प्रिंग एलिमेंट है और ये सी है। अब हमने इसको एक्सटर्नली इसलिए दिखाते हैं इन ऑर्डर टू सी हाउ वी मॉडल। अगर आप चीज लोगे, थोड़ा बहुत समझ लोगे, तो आप इसको एक्सटर्नली भी समझ सकते हो कि एक स्प्रिंग एलिमेंट है और एक डैशपॉट है, एंड देन वी हैव कंपोनेंट मशीन कंपोनेंट एम, इसके साथ एसोसिएटेड है मास इज m/2, जो रोटेट होते हैं अपोजिट टू ईच अदर। तो जो ये ई है, ई इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, है ना। वी कॉल दिस ई इसेंट्रिसिटी। See, this E will play its role in the equation. You will see that मैंने ये सिस्टम बना लिया यहाँ पे, and you have to understand what this system entails. So let's see what how will the vibration be transmitted. तो मैं इसका फिगर 1 जो है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लूंगा। So I will make the free body diagram of the masses m/2. इसकी वजह से m/2 की वजह से जो फोर्सेस ट्रांसमिट होंगे, मैंने लिखा भी है, यू कैन लर्न इट, यू कैन नॉट लर्न, यू कैन रीड इट एंड यू विल सर्टेन थिंग्स विल बी क्लियर टू। तो आप इसको पढ़ सकते हैं ना, खुद देख लो आप। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है देयर इज दिस मास m/2। जब ये रोटेट हुआ होता होगा तो देयर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, वो नॉन इनर्शियल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है बेसिकली। दिस फोर्स विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, लाइक ये मैंने दिखाया ना Fc, दिस शुड बी इक्वल टू m/2 E ओमेगा स्क्वायर। और वी कैन से mr ओमेगा स्क्वायर होता है ना, mr ओमेगा स्क्वायर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट यहाँ पे है मास हमारा m/2 और r है किसके बराबर? E, है ना, लेंथ ऑफ दिस रॉड, एंड ओमेगा स्क्वायर इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये फोर्स ऐसे है, ये ना यहाँ पे दिखा है ना Fc। तो इसी तरह इसका भी फोर्स होगा Fc, डायरेक्ट टुवर्ड्स आउट, है ना। इसका भी जो ये मास है यहाँ पे m/2, ये भी है m/2। तो ये है हमारा कंपोनेंट m, यानी मास m। ये जो बड़ा बड़ा m है, बड़ा m, वो तो मशीन का है, तो स्मॉल m है। तो अब जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m/2 E ओमेगा स्क्वायर,
तो इसको हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए. वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज हॉरिजॉन्टल, तो दिस विल बी m/2 e ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ थीटा. थीटा लेकिन इसके बराबर है ओमेगा टी के, है ना. थीटा इज ओमेगा टी बिकॉज ओमेगा इज थीटा बाई टी. इनकी एंगुलर स्पीड है ना कांस्टेंट, तो थीटा विल बी ओमेगा टी. तो मैंने लिखा है m/2 e ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी. इसी तरह इसका एक कंपोनेंट होगा m/2 e ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी. यहाँ पे m/2 e ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी. So this is the horizontal component of mass m/2, but that is in the right. This is the horizontal component of the mass m/2, that is in the left, है ना. And this is the horizontal component of centrifugal force, and this is equal to m/2 e omega square cos omega t. अब ये ऐसे directed है towards left and this is direct towards right. So these two will cancel, है ना. इनका जो effect है that will be cancelled if exactly they are aligned in the same direction. और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा m/2 e ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, है ना. दस थीटा इज ओमेगा टी. तो अब जब ये वर्टिकल कंपोनेंट है इसका डाउनवर्ड्स, इसका भी है डाउनवर्ड्स, तो दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल गेट एडेड टू द सिस्टम, है ना. अब जब ये ऐड होगा ना सिस्टम पे, तो इट विल बिकम सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन दिस मशीन कंपोनेंट m. बन गया ना एक एक्सटर्नल फोर्स. तो फिर हमारा सिस्टम बन गया a system with an external force of m/2 e omega square sin omega t plus m/2 e omega square sin omega t, you know. So this is how our system is modeled. ये आसान है, जस्ट हमने इसको मॉडल किया इन ऑर्डर टू शो जो अनबैलेंस है उसकी वजह से कैसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है. अनबैलेंस ये स्मॉल मासेस है, जो स्मॉल मासेस है ना रोटेट होते हुए, दीज आर अनबैलेंस, है ना. इनको हम अनबैलेंस कहते हैं, ठीक है ना. दिस इज इट, तो इनको हम अनबैलेंस कहते हैं. एंड नाउ लेट्स मॉडल इट, लेट्स सी द फोर्सेस. तो अब मैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा ना, क्योंकि अब दो फोर्सेस है ना नीचे की तरफ, वर्टिकल फोर्सेस, और उनका मैग्नीट्यूड है किसके बराबर है, ये लिखा है मैंने. द टोटल वर्टिकल फोर्सेस m/2 e ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस m/2 e ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, दैट इज इक्वल टू m e ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t. तो इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी है दैट विल बी m इज बिकॉज जो हमारा कंपोनेंट है उसका मास है m into x डबल डॉट, उसकी एक्सेलरेशन, दैट शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स. अब नेट फोर्स कितना है, स्प्रिंग फोर्स, डैशपॉट फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स. ये है एक्सटर्नल फोर्स जो रोटेटिंग अनबैलेंस की वजह से इस सिस्टम पे अप्लाई हो गया. तो हमने इसको मॉडल अब कर लिया है ना. सी दिस इक्वेशन इज मोर और लेस इक्वल टू दिस इक्वेशन दैट वी हैव अर्लियर मॉडल, है ना, जिसमें फोर्स होता है F0 sin ओमेगा. ये भी बाय सी है ना, विद अ स्मॉल डिफरेंस. डिफरेंस क्या है ये देखो, मैंने इसको थोड़ा बहुत इसको क्या बोलते हैं अरेंज किया है. mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू me ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t. तो इसको आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो जिसका हमने रेस्पॉन्स ढूंढ लिया था पिछली बार. तो दिस इज mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू f0 sin ओमेगा t. तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे है m, यहाँ पे f0, यहाँ पे कैपिटल M और यहाँ पे है me ओमेगा स्क्वायर. सो दिस रेस्पॉन्स शुड बी मोर और लेस सिमिलर, है ना, with a little bit of difference, and this is left to you as an assignment. तो अब मैं इसको असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको. इसका रेस्पॉन्स जो पिछली बार मैंने दिया था ना, इसका बेस का, जब बेस मूव हो जाती थी तो उसका रेस्पॉन्स दैट विल बी लेफ्ट टू यू एज एन असाइनमेंट. तो असाइनमेंट कैसे करोगे आप इसको एक्चुअली बुक से सीधा देख के उसको उतार लोगे और उसको अंडरस्टैंड करोगे एंड देन यू विल सबमिट दैट. तो दिस इज इट. तो अब मैं इसके बारे में और थोड़ा सा कह दूंगा कि ये अनबैलेंस क्या होता है एक्चुअली, so that you understand क्या क्या होगा. तो मान लो ये जो मास m है ना, यहाँ पे स्मॉल मास m, अगर इसके अपोजिट फॉर एग्जांपल देयर वुड बी अनदर रिजिड रॉड दैट इज डायरेक्टली अपोजिट टू इट, और ये दोनों फिर रोटेट होते होंगे, ये ऐसे रोटेट, मतलब बोथ विल बी रोटेटिंग फॉर एग्जांपल काउंटर क्लॉकवाइज. अनदर रिजिड रॉड इज इन दिस डायरेक्शन. तो अनबैलेंस खत्म हो जाएगा. फिर जो इसका आउटर फोर्स होगा ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो उस फोर्स की वजह से कैंसिल होगा डायरेक्टली. अगर हम डायरेक्टली इसमें एक और रिजिड रॉड लगा देंगे पिन करके यहाँ पे, तो वो भी रोटेट होती होगी इसके एग्जैक्टली अपोजिट, तो फिर तो अनबैलेंस खत्म हो गया ना, क्योंकि उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सी एम ओमेगा स्क्वायर साइन m ओमेगा स्क्वायर नॉट साइन,
एम ई ओमेगा स्क्वायर, वो भी उसका भी फोर्स होगा m/2 ई ओमेगा स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ एन अनबैलेंस इज checked और करेक्टेड. तो हम क्या करते हैं, हम अपोजिट में उसको एक बिल्कुल वैसा ही मास लगा देंगे, और जिसकी इसेंट्रिसिटी ई लेंथ, यानी जो लेंथ है ना रॉड की, वो भी उसके बराबर, मास ऑफ द रॉड विल बी सेम. उसकी वजह से फिर हमारा अनबैलेंस खत्म हो जाएगा. बट इन दिस केस द अनबैलेंस इज लेफ्ट अनचेक्ड, because of which the vertical component of the centrifugal force is added up, so that this becomes as an external force to this component of mass m, and so the vibrations are sustained, है ना. एक्चुअली हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशंस आर सस्टेन्ड, है ना. उसकी वजह से फिर उसकी रेस्पॉन्स होगी ना, रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम टू एन एक्सटर्नल फोर्स विद द मैग्नीट्यूड ऑफ एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो इसी तरह अगर इसको भी आप एक डायरेक्टली अपोजिट एक यही रॉड लगा दोगे ना, इसके मिरर इमेज लगा दोगे अपोजिट में, फिर वो भी रोटेट होगी क्लॉकवाइज, तो द अनबैलेंस विल बी गॉन. उसका भी एक्सटर्नल फोर्स होगा एम ई ओमेगा स्क्वायर, और वो आउटवर्ड्स होगा, इसका आउटवर्ड्स और उसका आउटवर्ड्स फिर कैंसिल होगा. है बस 5 मिनट लगे बस. So this is it, and guys, so I will stop here. So I think I have completed now 1 degree of freedom system, and I hope you are learning certain things from this lecture. But I have to tell you that I will be strict with you in the exam, because I don't know whether you are even listening to my lectures. So that I have to confirm that by taking a test. Not one test, I will almost take 3 or 4 tests, and they will be strictly as good as as good as like we are taking them in reality. So thanks anyway. Bye.